साथियों नमस्कार। साथियों, जो अपनी ज्योग्राफी क्लासें चल रही थी राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंदर हम 2 भौतिक प्रदेश पढ़ चुके हैं और आज जो हम तीसरा भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे उस भौतिक प्रदेश का नाम क्या है? पूर्वी का मैदानी प्रदेश। क्या पढ़ेंगे? पूर्वी का मैदानी प्रदेश। कहने का अर्थ जो हमने पहला पढ़ा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद में मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश, आज जो तीसरा पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? पूर्व का मैदानी प्रदेश। पूर्व के मैदानी प्रदेश की मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा कि ये पूर्व के मैदानी प्रदेश कहाँ कहाँ किस प्रकार से फैला हुआ है। देखो, बात करते हैं राजस्थान के मैप के ऊपर। थोड़ा इसको सही कर देता हूं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये राजस्थान का मानचित्र। इस राजस्थान के मानचित्र पे ये देखो, राजस्थान का मानचित्र। राजस्थान के मानचित्र पे आपको ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है और ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। कहने का अर्थ ये कहां से कहां तक फैला हुआ है तो देखेंगे ये फैला हुआ अपने यहां से लेकर इस प्रकार से आगे थोड़ा सा यहां तक, इस प्रकार से यहां से चिपक जाता है, फिर यहां पर थोड़ा सा एक मैदान का वापस निर्माण हो जाता है। ये रहता है पूरा पर, इसे दक्षिणी पूर्व का मैदान भी कहते हैं। इसके अगर मैं डायग्राम के माध्यम से और आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो देखो, क्या जो मैं आपको बीच में दिखाई दे रहा है यहां पर देखो, इस प्रकार से जो लाइनें दिखा रहा हूं आपको, ये पूरा पूर्व के मैदानी प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र रहता है। क्या रहता है? भौगोलिक क्षेत्र रहता है, जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर इस प्रकार से। ये पूरा का पूरा क्या रहता है गुरुजी? ये पूरा का पूरा पूर्वी मैदानी प्रदेश या फिर इसे दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से भी आप जान सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं, क्या सर ये जो मैदानी प्रदेश के ऊपर अरावली थी, इधर पश्चिम मरुस्थल था, आगे जो बचेगा वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बचा था। अब जो चर्चा करेंगे वो कौन सी करेंगे? हम करेंगे कि इस मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति कब हुई थी। सबसे पहले उत्पत्ति की चर्चा रहती है। तो जब मैंने आपको भारत का क्या पढ़ाया था, भौतिक प्रदेश पढ़ाए थे, तो उस भारत के भौतिक प्रदेश के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि मैदानों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो मैदानों की उत्पत्ति होती है नदियों के द्वारा। किसके द्वारा होती है? नदियों के द्वारा। यहां पर देखोगे तो इस मैदान की उत्पत्ति हुई है, वो हुई है गंगा यमुना। गंगा यमुना के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा। कहने का अर्थ इस मैदान की उत्पत्ति का कारण क्या है? उत्पत्ति का जो उदाहरण दिया जाता है, उत्पत्ति का जो श्रेय है वो किसे है? वो गंगा और यमुना द्वारा लाई गई मृदा के द्वारा इस राजस्थान के पूर्वी मैदान की प्रदेश की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई। अगर बात करें इसके कालखंड की बात करते हैं तो कालखंड के अंदर आता है कालखंड। कालखंड का नाम है प्लेटोनिक कालखंड। इस कालखंड के अंदर एक छोटा कालखंड आया था, कालखंड का नाम था नूतन। क्या नाम था? नूतन महाकल्प। ये प्लेस्टिनोसिक कालखंड था। ये तो अपने पूर्व भारत के भौतिक प्रदेश है, उसके जो मैदानी प्रदेश है इसकी उत्पत्ति हुई। लेकिन इसी के अंदर हम छोटे कालखंड की बात करते हैं तो नूतन महाकल्प के अंदर क्या हुई है? इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति हुई। अगर हम बात करें क्या इसके विस्तार की, किसके कि जो आपको पूर्वी के मैदानी प्रदेश है, इस पूर्वी के मैदानी प्रदेश का विस्तार कहां कहां रहता है? तो विस्तार की अगर चर्चा करते हैं तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसका विस्तार रहता है भारत के कुल क्षेत्रफल के अंदर गुरुजी कितने 23% क्षेत्रफल के अंदर क्या है? फैला हुआ है। कितने? 23% क्षेत्र, लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या रहता है? कुल एरिया रहता है। कितना? 78,000 वर्ग किलोमीटर। और इस प्रकार से क्या रहता है? इसका विस्तार रहता है।
दिशा के अकॉर्डिंग बात करें तो पूर्वी और दक्षिणी कुछ दिशाएं ऐसी है जिनके अंदर इसका क्या रहता है, विस्तार रहता है। आगे की अगर बात की जाए तो विस्तार के बाद में चर्चा होती है इसकी विशेषता की। क्या चर्चा होती है? विशेषता। क्या सर? कि पूर्वी का मैदानी प्रदेश है, इस पूर्वी के मैदानी के प्रदेश भारत के संदर्भ में या फिर अपने राजस्थान के संदर्भ में इसकी क्या क्या विशेषता रहती है? तो देखो, पहली विशेषता तो आपको सामने दिखाई दे रही है। क्या सर? मैदान है। मैदान है, लेकिन ये मैदान बना किसके द्वारा? नदियों के द्वारा लाई गई मृदा के द्वारा इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ है। इसका अर्थ यहां पर निकलता है मैदान नदियों के द्वारा मृदा लाई गई है, इसका मतलब ये मृदा कौन सी है? उपजाऊ है। कैसी मृदा है? उपजाऊ मृदा। उपजाऊ मृदा पूरे भारत के सर्वाधिक कौन से भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? हम कहते हैं पूर्वी के मैदान में। तो आप ये कह सकते हो कि राजस्थान का एकमात्र भौतिक प्रदेश जिसमें सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? उपजाऊ मृदा पाई जाती है। उपजाऊ मृदा पाई जाती है, इसका मतलब यहां पर कृषि होती है वो क्या होगी? सर्वाधिक होगी। क्या होगी? सर्वाधिक। तो यहां पर ये भी कह सकते हो कि सर्वाधिक कृषि घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो वो रहता है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। कृषि अधिक होगी, इसका मतलब वहां पर आय के साधन भी क्या होंगे? अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे। आय के साधन अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे, इसका अर्थ है कि वहां पर लोगों की संघनता भी क्या है? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाएगी। तो यहां पर तीसरी बात यह भी रह सकती है कि सर्वाधिक जनघनत्व है। क्या बात आती है? सर्वाधिक जनघनत्व है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो वो रहता है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। जनघनत्व के साथ साथ बात करें कि यहाँ पर कृषि अच्छी है, उपजाऊ मृदा है और जनसंख्या की बहुलता पाई जाती है। इसका मतलब ये लोग क्या करते हैं? सर्वाधिक पशुओं का भी पालन करते हैं। तो यहाँ पर यह भी बात कह सकती है कि जो बड़े आप कह सकते हो गाय भैंस इस प्रकार की ज्यादा अपने मरुस्थल में जैसे क्या है भेड़ बकरी या ऊंट, इनके नहीं, वहां पर क्या सर्वाधिक दुधारू पशुओं की क्या पाई जाती है? संघनता या फिर घनत्व पाया जाता है। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि दुधारू पशुओं की संघनता वाला भौतिक प्रदेश। दुधारू पशु या फिर सीधा आप कहो कि पशु घनत्व की बात करें तो भी क्या है? यहां पर पशु घनत्व क्या है? उच्च मात्रा में पाया जाता है। ये बातें रही इसकी विशेषता की। अब बात करते हैं इसी की विशेषता के अंदर क्या गुरुजी? बात करते हैं उपजाऊ मृदा को लेकर। क्या कि उपजाऊ मृदा किस प्रकार से उपजाऊ किस किस मृदा को उपजाऊ मृदा कहते हैं और इस उपजाऊ मृदा के कोई और अन्य नाम भी है क्या? देखो, इस उपजाऊ मृदा को सबसे पहली बात तो कहते हैं क्या? दलदली। क्या कहते हैं? दलदली मृदा। इसी मृदा का उपनाम की बात की जाए तो पहला क्या हो गया? दलदली मृदा। या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं दोमट। क्या कह सकते हैं? दोमट मृदा। अगर इस मृदा का वैज्ञानिक नाम की चर्चा की जाए, किसके वैज्ञानिक नाम, अगर वैज्ञानिक नाम की चर्चा की जाए तो इस दोमट दलदली या फिर उपजाऊ मृदा को क्या कहते हैं? वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो इसका दिया एल्फीसोट। एल्फीसोट मृदा भी कहा जाता है। अब ये एल्फीसोट मृदा कौन कौन सी एल्फीसोट मृदा होती है, किस प्रकार से पाई जाती है, ऐसी मैं आपको भारतीय भौतिक प्रदेश के बता तो चुका हूं, लेकिन एक बार इसकी दोबारा आपको रिवाइज भी करवा देता हूं। कैसे? देखो, ये एक कोई पर्वत है। क्या है? पर्वत। इस पर्वत से क्या है? जैसे मैं इस दूसरे मार्कर से देखता हूं, इस पर्वत से कोई नदी का क्या हुआ? उद्गम हुआ। क्या हुआ? नदी। और नदी इस प्रकार से क्या करती गई? बहती गई। ऐसे नदी का क्या हुआ? पर्वत से उद्गम हुआ। उद्गम होने के बाद में इस प्रकार से नदी आगे की ओर अपने रास्ते को गति देती गई। तो जैसे ही नदी क्या करती है? पर्वत से निकलती है। पर्वत से निकलने के बाद नदियां क्या करती है? पर्वत से आते वक्त साथ में अपने पानी के क्या है? कंकर पत्थर वगैरह इस प्रकार से कुछ जाती है। तो जैसे ये नदियां क्या आकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मैदानी भाग पर कहने का पर्वतों की क्या जड़ों के अंदर आकर उतरती है, तो यहां पर अपने साथ लाए गए जो जितने भी कंकर पत्थर होते हैं ये सारे सारे क्या हो जाते हैं? यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। कहने कर यहां पर जो दलदली मृदा का निर्माण होता है वो कौन सी होती है? कंकरीली। कंकरीली कह सकते हो या फिर पथरीली। कंकरीली, पथरीली, दलदली मृदा को गुरुजी क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भाबर कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। ऐसी भाबर मर्दा का राजस्थान में कोई अधिकतर विस्तार इसका नहीं है। थोड़े बहुत कोई आप कह सकते हो कोटा, झालावाड़ या फिर अपने इसमें बात करते हैं राजसमंद के, वो थोड़ी बहुत मात्रा में, बाकी इतना इसका विस्तार नहीं। ये हिमालय के दक्षिण में सर्वाधिक पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं कि इसी के आगे क्या है, एक ऐसा सर्वाधिक दलदला भाग होता है। कैसा? सर्वाधिक दलदला भाग, यहां पर कह सकते हो दलदली, सर्वाधिक कीचड़नुमा भूमि होती है। इस दलदली भूमि को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तराई प्रदेश। क्या कहा जाता है? तराई। इसकी मैं आपको डिटेल के अंदर में भारत के भौतिक प्रदेश में बता चुका हूं बातें, ठीक है। तो क्या रहती है, जो सर्वाधिक दलदली आप कैसे कीचड़नुमा भूमि रहती है उसे क्या कहते हैं? तराई प्रदेश, या फिर इसे मत्स्य पेटी के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर सर्वाधिक पेड़ों की भी संघनता पाई जाती है। इसके बाद में अगर बात की जाए तो क्या गुरुजी, नदियों के, इसके बाद में नदियों के किनारे की जो भूमि रहती है, कहने का जो नदियों के किनारे की भूमि रहती है, आगे चलने के बाद में वो नदियों के किनारे की भूमि रहती है, अपने स्थान पर हमेशा के लिए स्थायी रहती है। ये मर्दा, हाँ, इनके अंदर पानी की बहुलता तो बहुत होती तो एक तरीके से दलदली है, लेकिन ये मर्दा अपने स्थान से कभी आगे की ओर बढ़ती नहीं है। कहने का यहाँ पर नदियों का पानी स्थल भाग से नहीं पहुंचता, आप आंतरिक भाग से क्या करता, पहुंचता रहता है, जिस वजह से ये मर्दा अपने स्थान पर क्या रहते हैं, स्थायी। और ये मर्दा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी जल के द्वारा क्या होती है, अपर्दन नहीं होती, अपर्दन नहीं होती। इस वजह से ये मर्दा कैसी रहती है, अपने स्थान पर। ये कैसी दलदली मर्दा है? ये दलदली प्राचीन दलदली मृदा है। कैसी? प्राचीन दलदली। इस प्राचीन दलदली मृदा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्या? बांगर। क्या कहा जाता है? बांगर। प्राचीन या फिर नदियों के तटों या नदियों के किनारे की दलदली भूमि को क्या कहते हैं? प्राचीन मृदा, या फिर इसका क्या नाम रखा गया? बांगर भूमि। इस बांगर भूमि की अगर बात करें, क्या गुरुजी, बांगर भूमि की सर्वाधिक राजस्थान में विस्तार कहां पर रहता है? तो राजस्थान में बांगर भूमि की सर्वाधिक पाई जाती है, वो पाई जाती है लूणी के तट पर, लूणी बेसिन मैदान। लूणी के बेसिन मैदान में सर्वाधिक कौन सी? बांगर या फिर प्राचीन दलदली मृदा का विस्तार है राजस्थान के अंदर। दूसरी बात की जाए आगे, भूमि नदियों के क्या है, तलहटी के अंदर जो भूमि जमी होती है, इस भूमि को कहते हैं क्या? नवीन मृदा। क्या कहते हैं? नवीन दलदली मृदा। नदियों के तलहटी में जमी मृदा को नवीन दलदली मृदा कहा जाता है, जिसे इसके बांगर कहते हैं। इसे दूसरा नाम रहता है इसका क्या? खादर मृदा। क्या रहता है? खादर मृदा। राजस्थान में इस खादर मृदा का अगर सर्वाधिक विस्तार की बात की जाए तो कौन से? चंबल बेसिन के अंदर सर्वाधिक नवीन दलदली मृदा पाई जाती है, कहने का खादर मृदा पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक खादर मृदा का विस्तार कहाँ रहता है? चंबल के बेसिन क्षेत्र में। और प्राचीन आप कह सकते हो बांगर मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो वो रहता है लूणी के बेसिन मैदान में। आगे की ओर बात करते हैं, इसकी कोई अन्य और विशेषता बचती है। ये था आपका दलदली मृदा वाला कुछ बातें। इसके बाद में अगर और इसकी विशेषता की बात की जाए तो देखो क्या रहती है। ये साफ करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अन्य विशेषता की बात की जाए तो यहां पर क्या है, आपको जैसे नदियों के द्वारा क्या हुआ है, मैदान का निर्माण हुआ है। इस कारण भारत का एकमात्र भौतिक प्रदेश जिसमें सर्वाधिक भूगर्भ में क्या जल प्रपट्टी की बहुलता पाई जाती है, वो भी कौन सा भौतिक प्रदेश है? हम कहते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये कुछ अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषता थी। इसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश को इन नदियों के फैलाव के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों। पहली एक नदी बहती है, उस नदी के द्वारा क्या पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण होता है। उस नदी का नाम है चंबल। क्या नाम है? चंबल बेसिन। दूसरी एक नदी रहती है, नदी का नाम है, इसी चंबल की सहायक है, नदी का नाम है बनास बेसिन। और तीसरी अगर मैं नदी की बात करूं, नदी है जिसका नाम है माही बेसिन। कहने का अर्थ क्या रहता है? कहने का अर्थ यह रहता है कि जो पूरी मैदानी प्रदेश है, इसको नदियों के फैलाव के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक चंबल बेसिन,
दूसरी बनास बेसिन और तीसरी कौन सी रहती है, माही बेसिन। तो सबसे पहले बताता हूं आपको चंबल बेसिन की चर्चा करते हैं। देखो साफ कर दो इसका, इसकी छोड़ दो, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे, चंबल बेसिन की चर्चा करेंगे कि चंबल बेसिन को किस किस अन्य नाम से जाना जाता है और अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चंबल से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इन जो मैदान है इन मैदानों में सर्वाधिक चंबल का मैदान है वो अपने सर्वाधिक इंपॉर्टेंट रहता है। कैसे, देखो चंबल का बेसिन मैदान, देखो बेसिन को कहा जाता है किनारे की भूमि। बेसिन का अर्थ क्या होता है, किनारे की भूमि। नदियों के तटों की जो भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है, बेसिन भूमि कहा जाता है। तो आप बात करेंगे सबसे पहले कि चंबल की भूमि के अंदर क्या विशेषता रहती है। चंबल के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। सर बीहड़ क्या होता है, क्या कहा मैंने कि चंबल के आसपास का जो मैदान है, चंबल के जो बेसिन मैदान है, इसे बीहड़ के नाम से जाना जाता है। तो बीहड़ क्या है, देखो आज इस चंबल के बेसिन के हम बीहड़ पर चर्चा करेंगे। क्या होती है, यह है आपकी एक प्रकार से देखी जाए तो चंबल नदी। क्या है, चंबल नदी। देखो कौन सी नदी है, नदी का नाम है चंबल। अब देखो चंबल नदी के क्या हुआ, जैसे वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु आने से पीछे पर्वतों और पानी की मात्रा अधिक होगी और पानी की मात्रा अधिक होने के नदी के अंदर पानी का बहाव क्या कर गया, बढ़ गया। जैसे पानी का बहाव ज्यादा बढ़ गया, बढ़ने के अंदर चंबल नदी का जो वास्तविक क्षेत्र था, इस वास्तविक क्षेत्र के अंदर पानी समा नहीं सका। पानी नहीं समा सका तो पानी है वो चंबल नदी के तटों को पार करके क्या है, बाहर के क्षेत्र में फैल गया। इस प्रकार से क्या है, बाहर के क्षेत्र में चंबल का पानी क्या कर गया, फैल गया दोनों तरफ। क्या हुई, पानी की आवक बढ़ी और पानी की आवक बढ़ते ही क्या है, चंबल का जो वास्तविक क्षेत्र था, इस वास्तविक क्षेत्र तटों को क्या है, पानी पार करके और पानी क्या है, आर पास के क्षेत्र में और की ओर फैल गया। जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म हुई, वर्षा ऋतु खत्म होते ही क्या है, उसके बाद में चंबल का पानी है वापस क्या है, अपनी उसी स्थिति में आना शुरू किया। कहने के पहले पानी बाहर निकला था और उसके बाद में वापस ये पानी है वो क्या करेगा, अपनी उसी स्थिति में आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से क्या वापस पानी क्या है, इस चंबल के वास्तविक स्थिति के अंदर आ रहा है। इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से क्या आ रहा है, आ रहा है ऐसे ऐसे। जैसे ही पानी की आवक कम हुई, पानी की आवक कम होते ही चंबल का पानी जो तटों को पार करके बाहर की ओर गया था, वो पानी वापस चंबल की वास्तविक स्थिति के अंदर आना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये पानी वापस, पानी की कमी, मैं यहां पर क्या लेता हूं, पानी की कमी, पानी की कमी होने के कारण ये पानी वापस चंबल की वास्तविक स्थिति पहुंचता है। तब ये पानी क्या करता है, सर्वाधिक क्या करता है, मर्दा का क्या करता है, अप्रदन करता है। क्या करता है, अप्रदन। क्योंकि पहाड़ों के आसपास जो ऊंचे तट थे उन तटों में पानी गया, वापस क्या पानी ढलान की तरफ आएगा तो पानी तीव्र गति से वापस की ओर आएगा। वापस की ओर आते वक्त ये क्या करेगा, सर्वाधिक मर्दा अप्रदन करेगा। मर्दा अप्रदन इस प्रकार से करेगा कि यहां पर क्या बन जाएगी, खाइयां बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये आपको दिख रही है, मैंने ये क्या बनाई, इस प्रकार की खाइयां बन जाएगी। इन खाइयों को भूगोल के अंदर क्या कहा जाता है, इन खाइयों को भूगोल के अंदर कहा जाता है अवनलिका। क्या कहा जाता है, अवनलिका। किसके द्वारा बनी, अप्रदन के द्वारा। तो आप आगे क्या लिख सकते हो, अपर्दन। क्या बन गई, अवनलिका अपर्दन बन गई। किसके द्वारा, पानी की आवक कम हुई और पानी की आवक कम होते ही इस प्रकार की खाइयां बनी। उन खाइयों को क्या कहा जाता है, अवनलिका अपर्दन कहा जाता है। क्या है कि खाइयों के द्वारा अवनलिकाओं का निर्माण होता है। अब ये खाइयां क्या होती है, यहां पर साथ साथ में उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण कर देती है। क्या कर देते हैं, इस प्रकार बीच में छोटे छोटे इस प्रकार उबड़ खाबड़ बन जाती है। इस उबड़ खाबड़ भूमि को उत्खात भूमि कहा जाता है। उत्खात क्या कहा जाता है,
जो अवनलिका अपर्दन के द्वारा यहाँ पर उबड़ खाबड़ भूमियां बन जाती है, उबड़ खाबड़ भूमि को क्या कहा जाता है? उत्खात भूमि कहा जाता है। और जो खाइयां बनती है, इन खाइयों को क्या कहा जाता है? गुफाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुफाएं। वहां के जो सामान्य भाषा है, वहां की जो स्थानीय भाषा है, उस स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? गुफाएं। और इन्हीं गुफाओं को भूगोल के अंदर क्या कहा जाता है? कंदराएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंदराएं कहा जाता है। कहने का अर्थ यहां पर कंदराओं की बड़ी बड़ी गुफाओं का निर्माण हो जाता है। किसके द्वारा? अवनलिका अपर्दन के द्वारा। कब? जब पानी की आवक क्या होती है? कम होती है। इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से क्या है? अवनलिकाएं बनती है। तो जो कौन सी गुरुजी? जो भूमि के क्या कह सकते हो कि जो किनारे की भूमि बनती है, कौन सी बनती है? कि नदी नलिकाओं के क्या होते हैं? किनारे की जो भूमि बनती है, इस किनारे की भूमि को क्या कहा जाता है? उच्च भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च भूमि। उच्च भूमि को यहां पर कहा जाता है क्या? डांग प्रदेश, मतलब डांग भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो डांग प्रदेश कौन सा है? चंबल के मैदान को डांग प्रदेश या फिर डांग मैदान भी कहा जाता है। और जो कौन सी नदी के या फिर अवनलिकाओं के बीच के जो तलहटी के जो भूमि का निर्माण होता है, इस भूमि को कहा जाता है क्या? नवीन भूमि। क्या कहा जाता है? नवीन भूमि। और नवीन को यहाँ पर क्या कहते हैं? खादर भूमि भी कहा जाता है, या फिर नवीन को यहाँ पर निम्न भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न। ये उच्च भूमि के नाम से भी जानी जाती है। तो डांग प्रदेश किसे कहते हैं? इसी चंबल के मैदान को डांग प्रदेश कहते हैं। चंबल के मैदान के अंदर क्या होती है? अवनलिका अपर्दन होती है। अवनलिका अपर्दन द्वारा जो उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्खात स्थलाकृति या फिर उत्खात भूमि के नाम से भी जानते हैं। विश्व के अंदर सर्वाधिक, देखो 2 प्रश्न बना रहा हूं। विश्व के अंदर सर्वाधिक वायु के द्वारा अपर्दन थार के मरुस्थल में होता है। विश्व के अंदर वायु के द्वारा सर्वाधिक मृदा अपर्दन कहां पर होता है? थार के मरुस्थल में। दूसरा प्रश्न क्या हो रहा है? विश्व के अंदर जल के द्वारा, विश्व के अंदर जल के द्वारा सर्वाधिक मृदा अपर्दन है, वो चंबल नदी के द्वारा होता है। बाकी ऐसी विश्व में कोई नदी नहीं है जो इतना मृदा का अपर्दन करती है, वो केवल और केवल कौन सी है? चंबल नदी। ये इसी प्रकार से क्या है? इन खाइयों का निर्माण होता है। और इन उबड़ खाबड़ खाइयों के अंदर क्या है? पेड़ वगैरह उग गए हैं। आजकल तो क्या है, यहाँ पर इतना ज्यादा जंगल का निर्माण हो गया है। इसी जंगल को क्या कहा जाता है? इसी जंगल को कहा जाता है बीहड़ प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीहड़ प्रदेश। अगर इस बीहड़ प्रदेश की मैं अगर परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा क्या रहती है? परिभाषा रहती है कि अवनलिका अपर्दन द्वारा उत्खात स्थलाकृति को, क्या कहा मैंने? अवनलिका अपर्दन द्वारा उत्खात स्थलाकृति को बीहड़ कहा जाता है। परिभाषा मैं यहां पर लिख के बताता हूं आपको। क्या? अवनलिका अपर्दन द्वारा, अवनलिका अपर्दन द्वारा उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ उत्खात भूमि को बीहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। कहने का अर्थ बीहड़ किसे कहते हैं? अवनलिका अपर्दन द्वारा उबड़ खाबड़ या कह सकते हैं उत्खात भूमि को क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। इस बीहड़ का सर्वाधिक राजस्थान के अंदर अगर विस्तार देखें कौन से जिले में रहता है, तो इस बीहड़ का विस्तार रहता है 3 जिलों का। कितने जिलों के? इस बीहड़ का विस्तार रहता है राजस्थान में 3 जिलों में। एक तो रहता है आपका धौलपुर के बाद में बात करूं तो दूसरा जिला रहता है, इसका नाम है सवाई माधोपुर। तीसरे अगर जिले की बात करूं, जिले का नाम है करौली। इन 3 जिलों के अंदर क्या रहता है? इस बीहड़ प्रदेश का क्या रहता है? विस्तार रहता है। जो गुरुजी 2800 वर्ग किलोमीटर में फैला। बीहड़ का कुल विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर है? 2800 वर्ग किलोमीटर में बीहड़ का क्या रहता है? विस्तार। तो कितने जिलों में फैला है? मुख्यतः 3 जिलों में फैला है, एक धौलपुर, एक सवाई माधोपुर और करौली। सर्वाधिक विस्तार किस जिले में रहता है? तो सर्वाधिक विस्तार रहता है आपका, सर्वाधिक विस्तार रहता है धौलपुर जिले के अंदर। और अगर न्यूनतम बात की जाए तो न्यूनतम रहता है आपके इस करौली के अंदर। करौली को बीहड़ की क्या कहा जाता है? करौली को बीहड़ की रानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रानी भी कहा जाता है।
तीसरी बात करें, इस बीहड़ का एक उपनाम भी है। क्या नाम है? बीहड़ का उपनाम है क्योंकि यहां पर सर्वाधिक क्या रहते हैं? डाकू लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? डाकू। क्यों? गुफाएं बन जाते हैं इस प्रकार से, उन गुफाओं में क्या डाकू लोग रहते हैं, ये लूटमार मचाते रहते हैं। इस वजह से डाकुओं की शरण स्थली भी इसे ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरण स्थली। डाकुओं की शरण स्थली किस प्रदेश को कहा जाता है? तो बीहड़ प्रदेश या फिर चंबल को, जिसके अंदर कौन से जिले आते हैं? करौली आता है, धौलपुर आता है और सवाईमाधोपुर। सर्वाधिक डाकू किसके अंदर रहते हैं? धौलपुर के अंदर। और इन डाकुओं की शरण स्थली होने के कारण इस बीहड़ को दस्यु प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दस्यु प्रदेश भी कहा जाता है। तो इस डांग और दस्यु प्रदेश को सुधार करने के लिए राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने एक परियोजना शुरू की थी। क्या शुरू की थी? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट दो, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। क्या? आप यहां पर डांग लिख सकते हो या फिर बीहड़। क्या लिखा मैंने? मैं डांग लिखता हूं। डांग प्रदेश के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने व। क्या लिखा? डांग प्रदेश के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने व आर्थिक सामाजिक जीवन में सुधार करने के लिए दो कार्यक्रम चलाए गए थे। कौन कौन सा? पहला कार्यक्रम चलाया था, उस कार्यक्रम का था क्या? कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम पहला कौन सा चलाया था? कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई सन 1900 कब गुरुजी? 89। कब शुरू हुई थी? सन 1989 में, जिसके अंदर भारत के समस्त ऐसे क्षेत्र जिसके अंदर क्या है? दस्यु या फिर डाकू लोग रहते हैं, उन डाकुओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके सामाजिक जीवन का सुधार करने के लिए, उन्हें धार्मिक जीवन से का सुधार करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया 1900 कब? 89 में, जिसे क्या कहा गया? कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसमें राजस्थान के कितने? 8 जिले शामिल किए गए थे। कितने जिले शामिल किए गए? 8 ऐसे जिले जो इस प्रकार की परिस्थिति से क्या कर रहे हैं? जूझ रहे। इसके बाद में दोबारा फिर एक कार्यक्रम शुरू किया गया। उस कार्यक्रम को राजस्थान सरकार ने शुरू किया था 2004 में। उस कार्यक्रम का क्या नाम दिया? डांग कार्यक्रम। कब? डांग कार्यक्रम शुरू किया गया राजस्थान सरकार ने सन 2004। इस कार्यक्रम के अंदर भी कहते हैं कि राजस्थान के कितने? 8 जिलों को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। ये था राजस्थान के, कह सकते हो आप, पहले पूर्वी मैदानी प्रदेश का चंबल, आप या फिर कह सकते हो बीहड़ प्रदेश। इसके बाद में दूसरे प्रकार पर चलते हैं। देखो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं दूसरे प्रदेश के ऊपर चर्चा करता हूं। देखो, दूसरे प्रदेश का क्या नाम दिया मैंने? दूसरा जो प्रकार बनाया था वो बनाया था बनास बेसिन। क्या बनाया था? बनास बेसिन। बनास बेसिन की अगर चर्चा करें तो बनास बेसिन कहां से बनास नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है राजसमंद से। इस प्रकार से करौली सवाईमाधोपुर के पास जाकर चंबल के अंदर मिल जाती है। नदी कौन सी है? बनास। तो जहां कह सकते हो राजसमंद जिला, कौन सा जिला? राजसमंद जिले का एक स्थान है देवगढ़। राजसमंद जिला देवगढ़ से लेकर कहां तक गुरुजी? भीलवाड़ा। राजसमंद कहा? राजसमंद देवगढ़ से लेकर भीलवाड़ा तक
जो चंबल के आसपास का मैदान है, इस मैदान को किस नाम से जाना जाता है? इस मैदान को कहा जाता है पिडमांट का मैदान। क्या कहा जाता है? देवगढ़ और कह सकते हो राजसमंद भीलवाड़ा के मध्य जो मैदान फैला हुआ है, इस मैदान को किस नाम से जाना जाता है? देवगढ़ मैदान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में दूसरा आता है कहां? इसी भीलवाड़ा के अंदर एक स्थान है, स्थान का नाम है उस स्थान का नाम है जहाजपुरा। क्या नाम है? जहाजपुरा। भीलवाड़ा के ने जहाजपुरा से लेकर कहां तक? टोंक तक। कहां तक? जहाजपुरा से लेकर टोंक तक जो एक दूसरा प्रदेश बनता है, उस प्रदेश को क्या कहते हैं? यहां पर देखो इस प्रकार से जहाजपुरा से लेकर टोंक तक एक दूसरे मैदान का निर्माण होता है। इस मैदान को कहा जाता है खेराड़ प्रदेश। क्या कहा जाता है? खेराड़ प्रदेश। कहते हैं यहां पर खेराड़ी बोली जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है? खेराड़ प्रदेश कहा जाता है। इसके बाद में बात करें तो सवाई माधोपुर और करौली के अंदर एक मैदान फैला हुआ है। कहां पर? सवाई माधोपुर और करौली के अंदर एक मैदान फैला हुआ है, इसे कहते हैं मालपुरा। क्या कहते हैं? मालपुरा करौली का मैदान। क्या कहा जाता है? मालपुरा करौली के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। गुरुजी, मालपुरा करौली मैदान किस नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है? बनास नदी। किस जिले के अंदर? तो करौली और सवाई माधोपुर में फैले हुए मैदान को क्या कहते हैं? मालपुरा करौली का मैदान भी कहा जाता है। और क्या कहा? जहाजपुरा भीलवाड़ा से लेकर टोंक के बीच में जो बनास नदी के आसपास का मैदान है, इसे हम क्या कहते हैं? खेराड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? खेराड़ी बोली बोली जाती है। इसके बाद में क्या? राजसमंद देवगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के मध्य का जो मैदान है, इसे हम क्या कहते हैं? पिडमांट का मैदान। अगर इसी चंबल की बात की जाए तो चंबल के उत्तर में एक नदी बहती है, नदी का नाम है बाणगंगा। क्या नाम है? बाणगंगा से लेकर किसके मध्य? यमुना। बाणगंगा से यमुना के मध्य को कहा जाता है क्या? रोही का मैदान। क्या कहा जाता है? रोही का मैदान। जो अपने जयपुर और अलवर के जो जिले हैं, इन जिलों के अंदर कौन सा मैदान फैला हुआ है? रोही का मैदान फैला हुआ है। तो ये था आपका बनास का मैदान। इसके बाद में तीसरा जो मैदान बचा है, वो बचा है माही का मैदान। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट दो, फिर मैं माही के मैदान के ऊपर चर्चा करता हूं। देखो पहले मैदान की बात करता हूं माही का। माही नदी किस प्रकार से फैली हुई है? तो माही नदी फैली हुई यहां से, इस प्रकार से। कहां से? ऐसे मध्य प्रदेश से आती है और बांसवाड़ा से प्रवेश करके इस प्रकार से माही नदी वापस पुनः कहां? गुजरात की तरफ निकल जाती है। इसके अंदर बात करें तो सबसे पहले कहां गुरुजी? प्रतापगढ़। कहां पर? यहां पर है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की केवल सीमा ही है। प्रतापगढ़ और अधिकतर है कहां? बांसवाड़ा में। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर कहते हैं यहां पर पहले 56 गांवों का समूह हुआ करता था, और वो 56 गांव अब किस वजह से यहां से चले गए वो तो हिस्ट्री की बातें हैं, लेकिन यहां पर भूगोल के अंदर यहां पर कोई ऐसी सभ्यता की बातें तो नहीं निकली जिसके माध्यम से मैं आपको बता सकूं। लेकिन कहते हैं यहां पर कुछ 56 गांवों का समूह था और वो 56 गांव किसी कारणवश से यहां से चले गए, जिस वजह से यहां पर एक मैदान का सा निर्माण हो गया। किसका हो गया? मैदान का सा निर्माण हो गया। इस मैदान को क्या कहा जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 56 का मैदान। सर 56 का मैदान किस नदी के तट पर फैला हुआ है? माही नदी के तट पर। राजस्थान की कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। कौन से जिले में इसका सर्वाधिक विस्तार रहता है? वो रहता है बांसवाड़ा में। और थोड़ा इसका विस्तार रहता है, वो कहाँ रहता है? प्रतापगढ़। दूसरी अगर इसकी बात की जाए क्या गुरुजी? प्रतापगढ़ के प्रतापगढ़ के अंदर क्या रहता है? इस माही का तटवर्तीय क्षेत्र है। किसके अंदर? प्रतापगढ़। मैं यहां पर लिख देता हूं प्रतापगढ़ में माही के तटवर्तीय क्षेत्र को क्या कांठल के मैदान के नाम से भी जाना जाता है।
कहने का अर्थ ये जो मैदान बनता है बीच में, इसे क्या कहते हैं? कांठल का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में तीसरा जो मैदान बनता है वो बनता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य। कहां पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य यहां पर एक मैदान बनता है, उसे क्या कहते हैं? किस किस के मध्य? डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मैदान को कहते हैं वागड़ का मैदान। क्या कहते हैं? वागड़ का मैदान। इस प्रकार से पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर हमने क्या पढ़ा? वागड़ का मैदान, माही के मैदान के अंदर छप्पन का मैदान, और एक कौन सा रहा था हमने? कांठल का मैदान। ये तीन मैदान तो किसके किनारे पर रहते हैं? ये तो रहते हैं माही नदी के मैदान के, या फिर माही के क्षेत्र में रहते हैं। जो हमने पिडमांट का मैदान, या फिर हमने कौन सा पढ़ा था? मालपुरा करौली का मैदान, इस प्रकार के, या फिर खेराड़ प्रदेश, ये तीनों मैदान पढ़े थे हमें किसके किनारे? ये पढ़े थे बनास के किनारे पर। और डांग प्रदेश, दस्यु प्रदेश, उत्खात, स्थलाकृति, कंदराएं, गुफाएं, अवनलिकाएं, इस प्रकार की बातें हमने किस नदी के किनारे की थी? संबल नदी के किनारे की थी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम अगले दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर करेंगे, वो अगला लास्ट जो भौतिक प्रदेश रहेगा। धन्यवाद। उन भौतिक प्रदेशों का हम 3 भौतिक प्रदेश पढ़ चुके हैं। आज जो राजस्थान का लास्ट और अंतिम भौतिक प्रदेश है, जिसका नाम क्या है? दक्षिणी पूर्वी पठारी या फिर हाड़ौती का पठार कहा जाता है। इस हाड़ौती के पठार को अगर मैं राजस्थान के भौगोलिक मानचित्र के माध्यम से आपको समझाऊं तो देखो इधर कैसे। यह रहता है आपका राजस्थान का मानचित्र। इस राजस्थान के मानचित्र पे अगर बात की जाए, देखो थोड़ा सा इसको सही और करता हूँ मैं, ऐसे आप समझ रहे होंगे, ज़्यादा तो कोई सजाने की जरूरत ही नहीं है अपने को, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सजा ही देता हूँ। देखो इस राजस्थान के मानचित्र की अगर चर्चा की जाए तो क्या गुरुजी, इस राजस्थान के मानचित्र पर जो आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है? वो ये रहता है इस प्रकार से, इस प्रकार से रहता है। बस ये रहता है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। क्योंकि ये दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा। ये दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। ये उत्तर दिशा। और ये कौन सी है? पश्चिम दिशा। इसके अंदर देखोगे आप तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये पूरा का पूरा राजस्थान का क्या रहता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो भौगोलिक दृष्टि से आपका चौथा क्या रहता है? भौतिक प्रदेश देता है। अगर इस भौतिक प्रदेश की बात की जाए, उत्पत्ति की क्या बात की जाए? उत्पत्ति के संदर्भ में अगर इस भौतिक प्रदेश की चर्चा की जाए तो गुरुजी इस भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति किससे हुई? तो इस भौतिक प्रदेश की अगर उत्पत्ति की बात करें तो कहते हैं गोंडवाना लैंड। किससे? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड की ज्वालामुखी, गोंडवाना लैंड के ज्वालामुखी उद्गार से इस पठारी प्रदेश की उत्पत्ति हुई है। कहने का इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये किसका भाग है? ये गोंडवाना लैंड का। राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश आते हैं, एक मध्य अरावली का प्रदेश और दूसरा कौन सा आता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये दोनों किसके भाग है? ये रहते हैं अपने गोंडवाना लैंड के भाग। पूर्वी मैदानी प्रदेश और हम किसकी बात करते हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करते हैं। ये दोनों किसके भाग रहते हैं? अंगारा लैंड के भाग रहते हैं। इनके अंदर अगर बात की जाए क्या सर कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो मैं बता दूं आपको थोड़ा सा कि यहां पर दूसरे मार्कर से, यहां से क्या है? अरावली पर्वतमाला है। क्या है? यहां से इस प्रकार से ये अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, और यहां पर फैली हुई है क्या? यहां पर फैली हुई है विंध्याचल पर्वतमाला। अरावली और विंध्याचल के बीच में अरावली के जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ और विंध्याचल का ज्वालामुखी उद्गार हुआ, तो जो ज्वाला निकलता है, ये ज्वाला मतलब कहने का लावा निकलता है। ये लावा क्या है? कुछ कठोर होते हैं और कुछ क्या तरल के रूप में होते हैं। तो तरल के रूप में लावे होते हैं, वो लावे क्या करते हैं? आगे की ओर फैल जाते हैं, और फैलकर धीरे धीरे समय के अनुसार वो क्या हो जाते हैं? ठंडे होते हैं, और ठंडे होकर वहां की भूमि कैसी हो जाती है? कठोर बन जाती है। उसी कठोर भूमि को क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। वही सेम की सेम प्रक्रिया क्या हुई? यहाँ पर हुई। इधर ज्वाला साहित्य किसका निकला होगा? अरावली का निकला होगा। इधर ज्वाला किसका निकला? विंध्याचल का। दोनों का ज्वाला निकला। दोनों का ज्वाला क्या है? कुछ अरावली का इसकी तरफ फैल गया और कुछ क्या है? विंध्याचल का इसकी तरफ फैल गया, और फैलने से यहाँ पर किसका निर्माण हो गया? पठारों का निर्माण
हो गया। तो बात करते हैं किसके ज्वाला से हुआ है, तो यहां पर ज्वाला किसका था, विंध्याचल, विंध्याचल प्लस किसका, अरावली। किसका हुआ है, विंध्याचल प्लस अरावली पर्वतमाला। इन दोनों के ज्वाला से किसका उत्पत्ति हुई है, अपने दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की। अगर इसके कालखंड की बात की जाए तो कौन से कालखंड के हुई है, तो इसके कालखंड की बात होती है, कालखंड होती है मीसोजोइक। मीसोजोइक कालखंड कह दो, या फिर दूसरा नाम है इसका क्रिटेशियर। जो इसी के पास में जो दूसरा छोटा सा कालखंड आया था, इसी का उपकालखंड था, उसका नाम क्या था, क्रिटेशियर कालखंड, या फिर इसको क्या कहते हैं, मीसोजोइक कालखंड के नाम से भी जानता है। तो इसके अंदर क्या हुई है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। वो समय के अनुसार बातें रहती है। बात करते हैं इसके बाद में क्या गुरुजी, विस्तार की अगर चर्चा करें, किसकी, अगर इसके विस्तार की चर्चा करें तो ये राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, ये राजस्थान के 7 जिलों में क्या फैला हुआ है। कितने जिलों में फैला हुआ है, 7 जिलों में फैला हुआ है। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का ये कितना क्षेत्रफल है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल 6.89% क्षेत्रफल क्या है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का क्या रहता है, विस्तार रहता है। अगर इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो कुल भौगोलिक क्षेत्र रहता है, वो रहता है कितना, 23,580 वर्ग किलोमीटर। कितनी, 23,580 वर्ग किलोमीटर के अंदर इसका क्या रहता है, विस्तार। कितने जिलों की बात रहती है, 7 जिलों की। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के अंदर से 6.89% क्षेत्रफल पर इसका क्या है, विस्तार है। और कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर इसका विस्तार रहता है, वो रहता है 23,580 वर्ग किलोमीटर इसका क्या रहता है, विस्तार रहता है। अगर इसके आगे की चर्चा करते हैं, इसके ऊपर विस्तार के ऊपर चर्चा की जाए तो देखो इसका विस्तार क्या रहता है, सॉरी विशेषता की चर्चा की जाए तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं विशेषता की चर्चा करता हूं। देखो पहली विशेषता क्या रहती है, मैं विशेषता की चर्चा कर रहा हूं। विशेषता की चर्चा करूं तो इधर कौन सी पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, इधर कौन सी है, अरावली। अरावली से भी नदियां निकलेंगी और विंध्याचल से भी नदियां निकलेंगी, और ये नदियां सारी सारी कहां से होकर गुजरेगी, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश से। इसका अर्थ यह निकलता है कि राजस्थान का क्या निकलता है, राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला क्या भौतिक प्रदेश है। राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, वो रहता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अगर इसके दूसरी बात की जाए क्या, कि सर सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में रहती है, तो संभाग की दृष्टि से देखा जाए, किसकी, संभाग की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का कौन सा संभाग सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, वो रहता है आपका कोटा संभाग। कोटा संभाग में सर्वाधिक क्या रहती है, नदियां बहती है, क्योंकि चंबल की सहायक नदी है, से बनास की सहायक नदी है, वो सारी सारी कहां से, इस दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश से होते गुजरती है। अगली बात करें और विशेषता की तो क्या, यह है राजस्थान का या राज्य का सबसे कठोर प्रदेश। कैसा प्रदेश है, कठोर। और कठोरी भूमि होने के कारण यहां पर जो सर्वाधिक कृषि होती है वो कैसी होती है, मसालों की कृषि होती है। किसकी कृषि होती है, मसालों की। तो यहां पर इसे यह भी कह सकते हो कि राजस्थान में हाड़ौती के पठार को मसालों वाला भौतिक प्रदेश कहा जाता है। कैसे मसाले गुरुजी, जैसे आप धनिया, मिर्च, लहसुन, हल्दी, इस प्रकार के मसाले वो इसी पठारी प्रदेश में होते हैं। अगर जिले की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा जर मसालों की नगरी कहा जाता है, किस जिले को, 12 जिले को क्या कहा जाता है, मसालों की नगरी के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर कृषि कम होती है तो यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाई जाती है, वनस्पति। और वनस्पति के यहाँ पर सर्वाधिक क्या रहते हैं, तो यहाँ पर रहते हैं जीव जंतु। कौन से, जैसे पक्षियों की बात करें तो पक्षियों वाला सर्वाधिक कौन सा भौतिक प्रदेश है, पक्षियों की संगनता वाला। यहाँ पर अगर और इसके विशेषता की बात करें 4 नंबर पे तो रहती है राज्य का
सर्वाधिक पक्षी या फिर पक्षियों, पक्षी संघनता ही लिखो, वाला भौतिक प्रदेश। राज्य का सर्वाधिक पक्षी संघनता वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो वो रहता है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और बात की जाए तो यहां पर जो मृदा पाई जाती है वो मृदा पाई जाती है कैसी? काली। मृदा कैसी पाई जाती है? काली। और काली मृदा किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है? काली मृदा मानी जाती है सर्वाधिक उपयोगी, वो रहती है किसके लिए? कपास के लिए। किसके लिए उपयोगी रहती है? कपास के लिए उपयोगी रहती है। इस कारण इसे कपास, सर्वाधिक कपास उत्पादन करने वाला भौतिक प्रदेश भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सर्वाधिक कपास उत्पादन करने वाला भौतिक प्रदेश। इस भौतिक प्रदेश के अंदर जो वर्षा होती है वो वर्षा कितनी बताई थी मैंने? 80 से कितनी बताई थी? 120, या फिर आप 100 से भी क्या कर सकते हो? 120 सेंटीमीटर वर्षा कर सकते हो। इस कारण राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? वो रहता है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके अंदर वर्षा अधिक होने के कारण यहां पर जो जलवायु पाई जाती है वो कैसी जलवायु पाई जाती है? अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अति आर्द्र जलवायु वाला भौतिक प्रदेश भी कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसकी विशेषता के बाद में चलते हैं। इसके कुछ कहते हैं अलग अलग उप विभागों में, कितने विभागों में बांटा गया है? तो देखो, इस भौतिक प्रदेश को 2 उप विभागों में बांटा गया। कितने उप विभागों में? 2 उप विभागों में बांटा गया है। तो इनसे थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है। इस पे कुछ पहाड़ियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पहाड़ियां। एक इसकी विशेषता और बता दूं आपको, क्या कि इस अरावली और कह सकते हैं विंध्याचल का जो समकोण बनता है, क्या बनता है? अरावली और विंध्याचल का जो समकोण बनता है वो समकोण बनता है कहां पर? कि इसका बनता है सवाई माधोपुर के अंदर स्थान है रणथंभौर। कौन सा स्थान पर? सवाई माधोपुर के रणथंभौर नामक स्थान पर कहते हैं अरावली और विंध्याचल दोनों का समकोण बनता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संक्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो संक्रांति क्या है? संक्रांति अरावली और विंध्याचल दोनों का समकोण स्थान है, उसे संक्रांति कहा जाता है। ये संक्रांति कहां पर बनती है? सवाई माधोपुर के रणथंभौर नामक स्थान पर क्या बनती है? संक्रांति बनती है। अगर बात की जाए कि इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को कितने उप विभागों में डिवाइड किया गया? इसे 2 उप विभागों में डिवाइड किया गया। पहला रहता है जिसे हम क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार, या फिर इसका दूसरा नाम रहता है विंध्य का पठार। विंध्य का पठार कह दो या फिर हाड़ौती के पठार कह दो, एक ही बात है। दूसरा रहता है आपका, इसका नाम क्या बताया था मैंने? दक्कन, या फिर इसका नाम रहता है मालवा का पठार। ये 2 अलग अलग उप विभागों में इसको क्या किया गया? डिवाइड किया गया। अगर मैं पहली बात करूं तो विंध्य का पठार है, इस विंध्य के पठार का विस्तार है वो कहां से कहां तक रहता है? किसके? मैं हाड़ौती के पठार की बात करूं तो हाड़ौती और विंध्य का पठार है, ये विस्तार कितने कितने जिलों में? क्योंकि मुख्यतः 7 जिले हैं, 7 में से ये 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन सा? पहला रहता है आपका 12 के बाद में दूसरा रहता है आपका कोटा, और कोटा के बाद में अगला आता है कौन सा? झालावाड़। इन 3 जिलों के अंदर फैले हुए पठार को क्या कहते हैं? हाड़ौती या फिर विंध्य पठार के नाम से जाना जाता है। इस विंध्य पठार के अंदर कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? इस विंध्य पठार के, फिर कह सकते हैं हाड़ौती के पठार के अंदर कुछ पहाड़ियां पाई जाती है। उन पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? देखो, पहाड़ियों की अगर बात की जाए तो यहां पर पहाड़ियां पाई जाती है मुकंदरा, या फिर कह सकते हो घोड़े के नाल आकृति की पहाड़ियां, या फिर इसके बाद में बात करें तो रामगढ़ की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां। इस प्रकार की पहाड़ियां सर्वाधिक झालावाड़ और गुर्जी का 12 जिले में पाई जाती है। इस मुकंदरा की पहाड़ियों पर एक चोटी है, चोटी का नाम है चांदमंडी। चोटी का नाम क्या है? चांदमंडी। मुकुंदरा की पहाड़ियों पर किस जिले के अंदर? 12 जिले में एक सबसे ऊंची चोटी है, चोटी का नाम है चांदमंडी। इस चोटी की ऊंचाई है 500 कितने? 17 मीटर।
कितने मीटर है? 517 मीटर इस चांद मंडी की क्या रहती है? ऊंचाई रहती है, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की क्या रहती है? सबसे ऊंची चोटी। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? चांद मंडी। कौन सी पहाड़ियों पाई जाती है? मुकंदरा की पहाड़ियों। किस जिले के अंदर? तो बारां जिले में पाई जाती है। इस मुकंदरा की पहाड़ियों के अंदर सर्वाधिक घास पाई जाती है। क्या पाई जाती है? घास पाई जाती है, जैसे सेवण वगैरह इस प्रकार की क्या यहाँ पर घासें पाई जाती है। और इन घासों के अंदर यहाँ पर कहते हैं एक मुकंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया। इसको पहले क्या कहते थे? पहले कहते थे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन वसुंधरा राजे ने कहते हैं इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के नाम से घोषित कर दिया था। इस मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के चित्ता, हिरण और नीलगाय इस प्रकार के क्या अन्य कई पशु पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर एक तोता पक्षी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तोता। उस तोते को किस नाम से पुकारते हैं? इस तोते को पुकारते हैं हीरा मन। क्या पुकारते हैं? हीरामन तोता। ये हीरामन तोता एक ऐसा पक्षी है जो हुबरू जैसे इंसान बोलता है उस इंसान की पूरी पूरी आवाज को क्या करता है? नकल करता है। ऐसा एक तोता जो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हम कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाया जाता है। इस हीरामन तोते को अगर अन्य नाम से पुकारें तो क्या कह सकते हैं? गागरोन तोता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गागरोन। गागरोन तोता भी हीरामन तोते को ही कहा जाता है। ये एक ऐसा अद्भुत पक्षी है जो हुबरू कहते हैं पूरी पूरी इंसान की आवाज़ को क्या करता है? नकल करता है। हम सोशल मीडिया के जो आजकल डिजिटल दुनिया आ गई इसके अंदर फोनों के माध्यम से ऐसा देखते हैं, वो रियल में हकीकत होती है। इसकी थोड़ी पहचान बता दूं आपको, तो गले के अंदर एक लाल सा धब्बा होता है, पीछे जो पीठ होती है, पीठ के ऊपर कहते हैं इसका एक लाल का सा क्या अलग से कलर होता है। मतलब अपने जो तोते होते हैं वो सारे सारे कैसे होते हैं? पूरे पूरे हरे कलर के होते हैं, लेकिन वो तोते होते हैं वो पूरे पूरे कैसे होते हैं? है तो हरा ही, लेकिन हरे के साथ साथ उसमें कुछ अलग अलग कह सकते हैं डिजाइन से बने होते हैं। मतलब गले के अंदर अलग से लाल कलर का होता है, पीठ पर एक अलग से लाल कलर का धब्बा होता है। ऐसे तोते को क्या कहता है? हीरामन या फिर गागरोन तोता कहा जाता है। यह था आपका कौन सा? हाड़ौती का विंध्य पठार। दूसरी बात करें कौन से? दक्कन के पठार की, तो इसके आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दो, मैं आगे की ओर दक्कन या फिर मालवा पठार की चर्चा करता हूं। देखो दक्कन और मालवा का पठार है। ये दक्कन और मालवा के पठार का विस्तार रहता है कहां कहां पर? इसका विस्तार रहता है, इसका विस्तार रहता है, पहला तो आपका जिला आ गया कौन सा? बूंदी। बूंदी के बाद में बात करूं तो किसका? चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद में बात करूं तो कौन सा आ जाता है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के बाद में बात करूं थोड़ा सा इसका विस्तार रहता है कहां? बांसवाड़ा। कहां रहता है? थोड़ा सा इसका विस्तार कहां रहता है? बांसवाड़ा। इन चार जिलों में फैले हुए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को हम क्या कहते हैं? दक्कन का पठार या फिर इसे क्या कहते हैं? मालवा के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस मालवा के पठार के ऊपर क्या है? कुछ पहाड़ियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पहाड़ियां पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? चंद्रा की पहाड़ियां के नाम से भी पुकारा जाता है। किसके नाम से? चंद्रा की पहाड़ियां की पहाड़ियां। इन चंद्रा की पहाड़ियों की एक सबसे ऊंची चोटी है, चोटी का नाम है सतूर। कौन सी चोटी? सतूर। जिसकी ऊंचाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई है 353 मीटर। सतूर चोटी जो कौन से जिले के? हम कह सकते हैं बूंदी जिले का स्थित है, और बूंदी जिले की सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम क्या है? सतूर। जो कौन सी पहाड़ियों पर है? चांदमाल की पहाड़ियों पर। यहाँ पर और तो कोई विशेषता है नहीं, लेकिन इसकी छोटी सी एक विशेषता रहती है। वो क्या रहती है कि इसके ऊपर 2-3 पठार है। एक पठार का नाम तो क्या बता दिया? मालवा का पठार। एक पठार का नाम है ऊपरमाल का पठार। क्या नाम है? ऊपरमाल का पठार। ये दो इसके मुख्यतः क्या रहते हैं? पठार। तो ये था आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आपके भौतिक प्रदेश हैं वो पूरे हो चुके हैं। अगली चर्चा करेंगे हम किस पे करेंगे? राजस्थान के अपवा तंत्र पर चर्चा करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो के साथ, इसको शेयर किया करो, इसको लाइक किया करो, और आपके जितने भी अन्य मित्र हैं उनसे क्या करवाया करो? सब्सक्राइब करवाया करो। आज के लिए धन्यवाद।